हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फरवरी के महीने के 150 से भी अधिक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इसमें कवर होगी पूरी फरवरी, और जो मैं डेली आपको करंट अफेयर देता हूं उसी में से जो सबसे टॉप के जो 150 करंट अफेयर्स हैं वो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। तो आप अपनी तैयारियों को भी देख सकते हैं कि आपको इनमें से कितने के आंसर पता हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूं। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल और हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ये लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। पहला सवाल लेते हैं। गांधीनगर में जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर पार्टियों के 13वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसको वैसे जाना जाता है 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को COP लिखा जाता है, ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ओके, हो सकता है हिंदी में भी इंग्लिश वाला ही ये लिखा हुआ आए, तो दोनों आप देख करके रखिए। तो ये जो सम्मेलन है इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। ओके, अगला सवाल है, इसी पे है। कहाँ आयोजित संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव सम्मेलन में पहली बार एनिमल कल्चर को संरक्षण से जोड़ा गया है? तो एनिमल कल्चर को कंजर्वेशन से लिंक किया गया है, और ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये इसी COP की ही बात हो रही है, 13वें COP की। तो ये भारत में आयोजित हुआ था। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल लेते हैं जो कि इसी पे है। भारत किस देश के साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक कूड़े और माइक्रो प्लास्टिक को कम करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करेगा? तो भारत नॉर्वे के साथ मिलकर के ये जो काम है माइक्रो प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक कूड़े को हटाने का काम करेगा। ओके, अब आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे नॉर्वे की बात आई तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। यहाँ के मोनार्च हैं हेराल्ड पंचम, और प्राइम मिनिस्टर हैं इसकी एर्ना सोलबर्ग, और करेंसी यहाँ की नॉर्वेरियन क्रोन। कहाँ पे स्थित है आप देख रहे हैं, ये इंग्लैंड है। यहाँ से आप देख रहे हैं जो बीच का समुद्र पार करके आप नॉर्वे पहुँच सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्टर की अगर बात करें तो भारत के पूछे जा सकते हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये जिसकी बात हो रही है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। मोनाको रन में किस देश के जोशुआ चिप्टेगाई ने 5 किलोमीटर में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो जोशुआ चिप्टेगाई ने नया रिकॉर्ड जो बनाया है ये कहाँ के हैं? तो ये हैं युगांडा के। पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है। ओके, यहाँ पे अगर डिटेल में कुछ और पूछा जाए, जैसे कि कितने समय में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, तो 12 मिनट और 51 सेकंड लगे इनको ये रिकॉर्ड बनाने में। पिछला जो रिकॉर्ड था वो 13 मिनट 18 सेकंड का था। ओके, युगांडा के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी। कैपिटल है यहाँ की काम्पाला, प्रेसिडेंट है यहाँ की यूवेरी मुसवेनी, और करेंसी है युगांडन शिलिंग। ओके, अगला सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फुट की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया? तो दीनदयाल उपाध्याय की ये मूर्ति है 63 फुट की, जो दीनदयाल उपाध्याय की सबसे ऊंची मूर्ति है। ओके, तो इसका अनावरण किया प्रधानमंत्री ने वाराणसी में, जब वो अपने वाराणसी के दौरे पे थे। और वहीं से उन्होंने महाकाल एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई थी, याद रखिएगा, जो कि IRCTC की ट्रेन है, प्राइवेट ट्रेन है, जिसको हरी झंडी दिखाई थी, जो कि 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने का काम करेगी। अगला सवाल है। डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रियाओं में उत्कृष्टता के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सिल्वर पुरस्कार किसने प्रदान किया, फिर किसे दिया गया? तो इसमें जो सिल्वर पुरस्कार है ये दिया गया भारत के चुनाव आयोग को। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है यहाँ पे। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ देश के गिरते भूजल स्तर में सुधार और भूजल संस्थानों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए $450 मिलियन के ऋण पर समझौता हस्ताक्षर किया? तो भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ ये $450 मिलियन के ऋण पे समझौता हस्ताक्षर किया हुआ है। किस लिए है ध्यान रखिएगा, भूजल स्तर में जो गिरता हुआ भूजल है उसमें सुधार के लिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के जो सिटीज़ हैं उनमें जो ग्राउंड वाटर है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये कहा जा रहा है कि ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60% जो डिस्ट्रिक्ट हैं भारत के
वो आने वाले 20 सालों में उनके यहाँ पे क्रिटिकल हो जाएगी ग्राउंड वाटर की कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नीचे चला जाएगा या तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसी स्थिति से निपटने के लिए ये ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये नेशनल प्रोग्राम है कौन सा, तो ये है अटल भूजल योजना, जो कि वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो प्रोग्राम है कि जो किस किस राज्य में अगर पूछा जाए इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा, तो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसमें शामिल होंगे। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर इंडिया के कौन हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, वो हैं जुनैद अहमद। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसके अभी के प्रेसिडेंट हैं डेविड मैलपास। ओके, अगला सवाल है, एथलीट भावना जाट ने नेशनल चैंपियनशिप में कितने किलोमीटर पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जगह बनाई है? तो इसका सही आंसर है चौथा वाला, 20 किलोमीटर में। और ये है क्या है, यहाँ पे देखिए पैदल चाल लिखा हुआ है, इसको रेस वॉक कहते हैं। इसमें इन्होंने ये जगह बनाई है, अब ये ओलंपिक में जाएंगी। अगला सवाल है, सरकार ने द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया है? तो सरकार ने इस तरह के जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनका नाम बदला है। तो जो इस तरह का इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंस स्टडीज़ का है, तो इसको दिया गया है नाम जो है मनोहर पर्रिकर। अब मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, अब इस नाम से ये जाना जाएगा, क्योंकि मनोहर पर्रिकर जो है भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे, हालांकि उनका देहांत हो चुका, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पे अगर बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक का अपना अलग मोटो होता है और हर जो ओलंपिक जिस देश में होता है 4 साल में, उसका अपना अलग मोटो होता है। तो अगर बात करें ओलंपिक का मोटो क्या है, तो ओलंपिक का मोटो है साइटुअस, एल्टुअस एंड फोर्टुअस, जिसका मतलब होता है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। ओके, और अगर मैस्कट की बात करें टोक्यो ओलंपिक की, तो 2020 का जो ओलंपिक गेम है उसका जो मैस्कट है वो है मिराइतोवा, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। और जो पैरा ओलंपिक होगा टोक्यो में 2020 में, उसकी मस्कट है यहाँ पे सुमैती, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अगला सवाल है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड किस माइक्रो फाइनेंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, जिसको अभी जो है आरबीआई की तरफ से नोट मिला है कि ये जो है अपना काम या फिर अपने जो ब्रांचेस है वो स्टार्ट कर सकती है नॉर्थ ईस्ट में, और ये जो इसकी कंपनी है वो है RGVN। चौथा वाला जो ऑप्शन है इसका सही है, RGVN नॉर्थ ईस्ट की जो माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, या फिर ये जो माइक्रो फाइनेंस बैंक कह सकते हैं, इसकी ही ये पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यहाँ पे अगर इसके बारे में आपसे थोड़ा और डिटेल पूछी जाए कि इसकी MD और CEO कौन है, तो ये है रूपाली कलीता। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ द ओनली इंस्टीट्यूशन फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया टू रिसीव लाइसेंस फ्रॉम RBI टू एस्टेब्लिश स्मॉल फाइनेंस बैंक, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने वाली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ये पहला जो है इंस्टीट्यूशन है। ओके, कौन सा, जो इसका नाम यहाँ पे लिखा है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे अगर RGVN की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए या फिर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो गुवाहाटी में है, गुवाहाटी असम। RGVN की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। अगला सवाल है, बायो एशिया 2020 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है या फिर कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ। ओके, यहाँ पे थीम पूछी जा सकती है बायो एशिया 2020 की, तो इसकी थीम है टुडे फॉर टुमारो, और इसमें स्विट्जरलैंड पार्टनर कंट्री था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। भारतीय स्टेट्स बर्ड्स रिपोर्ट्स 2020 के अनुसार भारतीय प्रजातियों के पक्षियों की आबादी में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो भारतीय जो प्रजातियां हैं पक्षियों की, उसमें 79 और 80% तक की कमी आई है। ओके, तो अपने आप में काफ़ी चिंताजनक ये बात है कि भारत में जो पक्षी हैं उनकी जो भी स्पीसीज़ हैं उनमें बहुत तेज़ी से कमी आती जा रही है। लेकिन इसमें एक और जो खबर आई है, पूछा जा सकता है कि कौन सा पक्षी है जिसकी संख्या बढ़ी है? तो इंडियन पी वुल्फ, मतलब जो नेशनल हमारा बर्ड है पिकॉक, उसकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। तो इसमें 867 स्पीसीज़ के बारे में बात हुई है, जिसका जो डेटाबेस है उसको ई बर्ड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे भारत भर के जितने भी बर्ड वॉचर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो जो भी वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन और डेटा देते हैं, उसी का कंपाइलेशन या रिपोर्ट निकल के आई। यहाँ पे अगर बात करें तो 101 ऐसी स्पीसीज हैं जो कि हाईली कंजर्वेशन कंसर्न, जिनको फ्लैग किया गया है, इस कैटेगरी में आ चुकी हैं।
अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2020-21 तक कितने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें स्पेस सर्विलांस की सुविधा भी होगी। तो 2020-21 तक इसरो का लक्ष्य है 10 इस तरह के ईओ जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने की, जिसमें स्पेस सर्विलांस की सुविधा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने किस सुरक्षा बल में महिलाओं को स्थायी कमीशन और कमांड का अधिकार दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही एक कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड ये फैसला है कि भारतीय जो सेना है, मतलब थल सेना, इंडियन आर्मी जो है, उसमें जो महिलाएं हैं उनको अब स्थायी कमीशन भी मिलेगा और कमांड का अधिकार भी मिलेगा। फिर लिखा हुआ है, भौगोलिक संकेतक शिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा मंत्रालय देश के विभिन्न हिस्सों में कला कुंभ हस्तशिल्प प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है? तो ये देश के विभिन्न हिस्सों में इसका आयोजन किया जा रहा है, ओके, ताकि जो जीआई शिल्प है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ये कर रहा है कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इसकी मिनिस्टर कौन है पूछा जाए तो स्मृति ईरानी है। अगला सवाल, 20 फरवरी से शुरू 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन कौन करेगा या फिर किसने किया? ओके, क्योंकि 20 फरवरी तो बीत चुकी है, तो ये 20 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। ओके, मतलब आज तक, जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये चलेगा। और इसमें जो भारतीय मंडप है इसका उद्घाटन किया भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने। और इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, साथ में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब सीआईआई, इन दोनों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में लिखा हुआ है कब से कब तक ये चलेगा, भारत की कौन कौन सी ये फिल्में हैं जिनका यहाँ पे प्रदर्शन होगा। अगला सवाल है, अंग्रेजी मंदारिन के बाद 615 मिलियन वक्ताओं के साथ कौन सी भाषा दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो ये भाषा है हिंदी। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। विश्व जो मातृभाषा दिवस होता है उस पर एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार ये पता चला है कि नंबर 1 पे अंग्रेजी है, उसके बाद मंदारिन है, उसके बाद हिंदी आती है। ओके, यहाँ पे बात करें कि ये किसने निकाला, तो ये 22वां एडिशन था वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस का, एथनोलॉग का, जिसमें ये बात निकल के सामने आई। इसमें बांग्ला जो है भारत की एक और जो भाषा है वो 7वीं मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है दुनिया की। नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम भार वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? या फिर इसको ऐसे कहा जा सकता है कि ग्रेको रोमन वर्ग में 87 किलोग्राम में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं सुनील कुमार। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही है। ध्यान रखिएगा, ये ग्रेको रोमन कैटेगरी में भारत को अवार्ड मिला है काफ़ी सालों के बाद, 27 सालों के बाद ये अवार्ड भारत को मिला है। पिछले 20 वर्षों में लॉरियस बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है? तो ये जो मूवमेंट के लिए चुना गया है सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। उनके वर्ल्ड कप के समय जो उनको कंधे पर उठा के सभी खिलाड़ी घूमे थे, उसके लिए ये अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला है। कुछ और अवार्ड्स हैं, जैसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लियोनल मेसी और लेविस हैमिल्टन को। ओके, तीसरा और चौथा ये दोनों लोगों को ये अवार्ड मिला है। दोनों लोग क्या हैं? तो लियोनल मेसी के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं, और लुइस हैमिल्टन भी बहुत ही स्टार रेसर हैं, फार्मूला 1 के चैंपियन हैं, और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, ब्रिटिश ये ड्राइवर हैं। ओके, यहाँ पे कुछ और अवार्ड हैं लॉरियस ने जो दिए, जैसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला? सिमोन बाइल्स को मिला, जो कि यूएस की जिम्नास्ट हैं। टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड साउथ अफ्रीका की मेंस रग्बी टीम को मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डर्क नोविट्ज़की को मिला, जो कि जर्मनी के रिटायर्ड प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं। इसी के साथ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विथ डिसेबिलिटी, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये किसको मिला? ओक्साना मास्टर्स को ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केन्स कप का दूसरा संस्करण किसने जीता? तो केन्स कप का दूसरा संस्करण जीता कोनेरू हम्पी ने। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ओके, ये किससे रिलेटेड है? ये चेस से रिलेटेड है, अगर आपको नहीं पता हो। अगला सवाल, किस शहर के पास मांड्या में 14,100 टन लिथियम रिजर्व मिला है? तो भारत में ये जो रिजर्व मिला है, अभी देखा जाए कितना इसमें से खनन हो सकता है। ये बेंगलुरु के पास है, मांड्या जो यहाँ पे शहर के पास एक जगह है, लगभग 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे ये लिथियम रिजर्व मिला है। भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि लिथियम का जो प्रयोग होता है वो बैटरियों को बनाने में किया जाता है। जैसे
मोबाइल की बैटरीज होती हैं या फिर आजकल जो गाड़ियों में बैटरी लग रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, उनके लिए जो बैटरी बनाई जाती है उसमें जो भी लिथियम यहाँ पे आता है, भारत में इस्तेमाल होता है, सबको हम इंपोर्ट करते हैं। अभी तक 100% जो हमारा इस्तेमाल होता है इंपोर्ट पे ही चलता है। भारत में अब ये 14,100 टन जो लिथियम रिजर्व मिला, इससे कुछ फ़ायदा तो होगा, लेकिन बहुत बड़ा ये रिजर्व नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जिनमें, जैसे ऑस्ट्रेलिया 1.7 मिलियन टन में ये रिजर्व है, तो काफ़ी ज़्यादा उन देशों के पास है, लेकिन फिर भी भारत के पास अभी तक कुछ नहीं था, कुछ अब मिला है। अगला सवाल, भारत सहित दुनिया भर के होनहार और श्रेष्ठ लोगों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने नई अंक आधारित वीजा प्रणाली के शुभारंभ की घोषणा की है? तो भारत सहित जितने भी दुनिया भर के लोग हैं, सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया भर के लोगों के लिए ब्रिटेन ने ये नई अंक आधारित वीजा प्रणाली घोषणा करी है, जो कि 1 जनवरी 2021 से इसको लागू किया जाएगा। अभी तक नहीं लागू होगी, लेकिन उसके बाद लोगों को यहाँ पे अंक दिया जाएगा, मतलब पॉइंट सिस्टम किया जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास कौन सी डिग्री है, आप किस लायक हैं, ताकि जो अच्छा टैलेंट है वो इंग्लैंड में आ सके। ऐसे नहीं कि कम स्किल वाले लोग ही इंग्लैंड में भरे रहें। इसी को प्रिवेंट करने के लिए इसको लागू किया गया है। तो इंग्लैंड की आपसे पूछा जा सकता है गृह मंत्री कौन है? ओके, तो ये भारतीय मूल की हैं, प्रीति पटेल। अगला सवाल है, नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉन्क्लेव 2020 असम में कौन आयोजित कर रहा है? यहाँ पे कर 2 बार लिखा है, तो इसको आयोजित कर रहा है, अगर देखा जाए मुख्य आयोजनकर्ता में नीति आयोग है जो कि इसको आयोजित कर रहा है, लेकिन इसमें असम सरकार भी शामिल है। ओके, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, 19 से 25 फरवरी तक भारत के प्राचीन खाद्य इतिहास हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनॉमी का द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस पर एक अनूठी प्रदर्शनी की मेजबानी नई दिल्ली में कौन कर रहा है? तो ये जो प्रदर्शनी हुई, जिस पे कुछ विवाद भी हुआ, क्योंकि कुछ ऐसी डिशेस थी जिस पे आपत्ति खड़ी हुई, मतलब नॉन वेज वो डिशेस थी जिसको हटा लिया गया बाद में, इस वजह से थोड़ा ही चर्चा में रहा, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो आयोजन है वो किया राष्ट्रीय संग्रहालय ने। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें जो हड़प्पा के सभ्यता की जो भी उस समय खाना कैसे होता था, क्या खाया जाता था, किसमें खाया जाता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई। अगला सवाल, नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो सीवीसी नए बने हैं संजय कोठारी, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। इसी के साथ साथ ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नए सीआईसी कौन बने हैं? तो बिमल जुल्का बने हैं नए सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, अगला सवाल है, भारत और किस देश ने एक बस सेवा की शुरुआत के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और म्यांमार, चौथा वाला जो ऑप्शन है, इसने बस सेवा स्टार्ट करने के लिए एमओयू पे साइन किया है, और ये उम्मीद है कि 7 अप्रैल 2020 से ये बस सेवा शुरू हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक होगी? तो इम्फाल कहाँ की राजधानी है? मणिपुर की। इम्फाल से मंडालिया तक, ये जो है मंडालिया जो कि यहाँ पे म्यांमार में है, वहाँ तक ये बस सेवा चलेगी। लगभग 579 किलोमीटर की ये मतलब इसकी दूरी होगी जिसकी शुरुआत होगी। बीच में बहुत सारे और शहर हैं जिनको ये कनेक्ट करेगी बस सर्विस। अगला सवाल, किस राज्य में स्थित टीटावेर शहर उस राज्य का पहला शून्य कचरा शहर बन गया है, मतलब जीरो वेस्ट टाउन बन गया है? तो टीटावेर स्थित है असम में, असम के जोरहाट जिले में स्थित है टीटावेर टाउन। कौन सा क्रिकेटर क्रिकेट के तीनों प्रारूपों यानी टेस्ट, वनडे और टी20 में 100 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बना है? तो ये पहले खिलाड़ी बने हैं रॉस टेलर, जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। इन्होंने टेस्ट, टी20 और वनडे तीनों में 100 मैच खेले हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों की श्रेणी 2 के तहत किसे सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी प्रदान करने में उत्कृष्टता में सिल्वर अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है रेल मदद को, जो कि एक पोर्टल है रेलवे का, जो ग्रीवेंस पोर्टल है, या फिर कह सकते हैं जितनी भी नीड होती है कस्टमर की, उसका वन स्टॉप सोल्यूशन ये है रेल मदद, जिसको ये अवार्ड दिया गया है। लैरी टेस्लर कौन थे जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिन्होंने कट कॉपी पेस्ट जैसे ये जो शॉर्टकट्स हैं इनको ईजाद किया था। ऐसे बहुत सारे, जैसे फाइंड का शॉर्टकट जो है, ये सब जो प्रोग्राम है इन्होंने ही बनाया था। इनका निधन हुआ अमेरिका में। भारत स्थिरता सूचकांक में कौन सी रैंक पे है? तो भारत इसमें है 131वीं रैंक पे। टोटल 180 देशों की रैंकिंग में 131वें स्थान पे है। इसको इंग्लिश में देखिए सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। फिर इसी से एक और रैंक आती है फ्लोरिशिंग रैंक में, भारत के स्थान पे है, तो इसमें 77वें स्थान पे है। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। अब ये दोनों रैंक हैं क्या, किसने निकाला इनको, या रैंकिंग ये रिपोर्ट किसने निकाली? तो ये एक रिपोर्ट निकली जो कि निकाली थी WHO, यूनिसेफ और लैंसेट मेडिकल जर्नल के जो एक्सपर्ट्स थे उनके द्वारा कंपाइल किया गया 180 देशों का ये आंकड़ा था, जिसमें देशों को रैंकिंग दी गई। और सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें क्या लिया गया,
तो इसमें लिखा है टेक्स इनटू अकाउंट पर कैपिटा कार्बन एमिशन, कि पर कैपिटा कार्बन एमिशन उस देश में कितना हो रहा है, और एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन इन अ नेशन टू लिव हेल्दी लाइफ्स, कि उस देश में किसी बच्चे के स्वस्थ लाइफ जीने की एबिलिटी क्या है, उसके आधार पे सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स का आंकड़ा तैयार किया गया, जिसमें भारत 131वें स्थान पे है। फ्लरिशिंग इंडेक्स की बात करें, रैंकिंग की बात करें, तो इसमें क्या लिया गया, द बेस्ट चांस एट सर्वाइवल एंड वेल बीइंग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो सर्वाइवल और वेल बीइंग के लिए जो बेस्ट चांस कौन से देश में उपलब्ध हैं, उसकी रैंकिंग यहाँ पे की गई। तो इसमें अगर हम देखें तो जो फ्लरिशिंग रैंकिंग है, इसमें नॉर्वे, साउथ कोरिया, नीदरलैंड ये टॉप पे रहे। ओके, यहाँ पे सर्वाइवल, हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन के रेट में इनको टॉप रेटिंग प्राप्त हुई। भारत इसमें 77वें स्थान पे है। लेकिन अगर कार्बन इमिशन या फिर सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो उसमें ये देश नीचे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटा जो कार्बन इमिशन है वो ज़्यादा है। ये विकसित देश हैं तो यहाँ पे कार्बन इमिशन भी उतना ही ज़्यादा है। और अगर हम बात करें सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की, तो वहाँ पे जैसे अफ्रीका के जो गरीब देश हैं जैसे बुरुंडी, चाड, सोमालिया, इन सब में कार्बन इमिशन जो है वो काफ़ी कम है। तो आप कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में ये देश ऊपर आ सकते हैं पर कैपिटा, क्योंकि एक तो गरीब देश है, पर कैपिटा कार्बन इमिशन में इनका उतना ही कम है। ओके, अगला सवाल है, भारत के किस पड़ोसी देश ने 19 फरवरी को अपना 70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया? तो ये पड़ोसी देश है नेपाल। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत को 35वीं रैंक मिली है। भारत ने 5 रैंकों का सुधार किया है। इसमें यह होता है कि कोई भी देश अपने यहाँ के जो बच्चे हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनको कितना जो एजुकेशन है स्किल बेस्ड वो प्रोवाइड कर रहा है। तो भारत उसमें 35वें स्थान पे है। पिछले साल मतलब 2018 की रैंक में भारत 40वें स्थान पे था। टोटल स्कोर जो इंडिया का रहा वो 53 रहा और इसमें 3 कैटेगरीज थी जिसपे रैंकिंग हुई, पॉलिसी इन्वायरमेंट, टीचिंग इन्वायरमेंट एंड ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसमें फिनलैंड टॉप पे रहा। ओके, उसके बाद स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड थे। अगला सवाल है, 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी 2022 के करेगा भारत। ओके, इसी में एक और है महिला एशियाई कप से की जो अंडर 17 का वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, उसकी मेजबानी भी भारत ही कर रहा है। अगला सवाल है, पहली बार खेले जाने वाले भारत यूनिवर्सिटी गेम्स को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कटक से कौन लॉन्च करेगा? तो इसको लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर कह सकते हैं इन्होंने लॉन्च कर दिया है क्योंकि 22 फरवरी को ही लॉन्च किया गया। और ये गेम 22 फरवरी से 1 मार्च यानी आज तक ये होंगे कहाँ पे? भुवनेश्वर में। ओके, याद रखिएगा पहली बार खेले जा रहे हैं यूनिवर्सिटी गेम, खेलो भारत यूनिवर्सिटी गेम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रेलवे की ऑनलाइन चैटबॉट का क्या नाम है जिसे हिंदी भाषा में रेलवे ग्राहकों के साथ बात करने के लिए अपग्रेड किया गया? तो इसका नाम है आस्क दिशा। ओके, ये चैटबॉट है, आप अब इससे हिंदी में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, पहली बार इसका आयोजन हुआ है। अगला सवाल है, किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष, आदर्श विधान परिषद अध्यक्ष का पुरस्कार दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है इसका नाम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये आइडियल लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर इंग्लिश में। ओके, तो ये पुरस्कार दिया गया केरल के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्री पी रामकृष्णन। ओके, अगला सवाल है, 5G हैकाथॉन का आयोजन नई दिल्ली में किसने किया? तो इसका आयोजन किया गया किसकी तरफ से? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से। ओके, किस राज्य की सरकार ने रियायती दर पर भोजन प्रदान करने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन राज्य के सभी मंडियों शुगर मिल में खोलेगी? तो ये कैंटीन है जिसका नाम आप याद रखिएगा, अटल किसान मजदूर कैंटीन। तो नाम से आपको पता चलता है कि किसानों और मजदूरों के लिए कैंटीन है जो कि उस राज्य की सभी मंडियों और शुगर मिल में खोली जाएंगी ताकि वहाँ के लोग जो इस योजना का लाभ उठा सकें। इसमें 10 रुपये पर प्लेट में खाना मिलेगा। ओके, तो काफ़ी किफ़ायती दर पे खाना दिया जाएगा किसानों और मजदूरों को। और ये जो योजना है इसको हरियाणा की सरकार शुरू कर रही है। ओके, कृष्णा बोस कौन थी जिनकी मृत्यु 89 वर्ष की आयु में पश्चिम बंगाल में दिल का दौरा पड़ने से हुई? तो कृष्णा बोस थी राजनीतिज्ञ। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है, ये सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी। अगला सवाल, वैज्ञानिकों को 46,000 साल पुरानी चिड़िया के जीवाश्म कहाँ मिले हैं? तो ये जो 46,000 साल पुरानी चिड़िया है ये जीवाश्म मिले हैं रूस के साइबेरिया में। ओके, फिर है, किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे दिया? तो लियो वराडकर थे आयरलैंड के प्रधानमंत्री जिन्होंने चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दिया।
जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर वैज्ञानिकों ने किस जीव की नई खोजी गई प्रजाति को नाम दिया है? तो ये जो प्रजाति है स्नेल की है, घोंगे की है, जिसकी नई प्रजाति जो खोजी गई है उसको ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे उसका नाम दिया गया है। SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा डॉक्टर नीति कुमार को। ओके, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, फिर प्रदान किया गया क्योंकि इसको 28 फरवरी को प्रदान किया जाना था भारत के राष्ट्रपति के जो द्वारा, क्योंकि 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है, उसी पे पुरस्कार दिया गया। पीएम किसान योजना की पहुंच को व्यापक बनाने के उद्देश्य से पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया। जो पीएम किसान योजना है इसको 1 साल हो गए थे, उसी के उपलक्ष्य पे जो है ये ऐप लॉन्च करी गई है। तो 24 फरवरी 2019 को ये योजना शुरू करी गई थी, जिसके तहत किसानों को साल भर में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त में 6,000 रुपये मिलते हैं टोटल, ताकि वो अपनी जो खेती है उसमें इसको लगा सके, उनको कुछ हेल्प मिल सके। कि पीएम किसान योजना की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ओके, यहाँ पे ये आपसे मतलब अगर पूछा जाए कि गवर्नमेंट का टारगेट कब तक है किसानों की इनकम दुगनी करने का, तो उसका टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने 2022 तक। और इस ऐप की मदद से अब आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अपना पेमेंट स्टेटस जान सकते हैं, आपके बैंक में आई पेमेंट कि नहीं आई, नाम अपना करेक्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगला सवाल, फ्रांस में 34वां कांस ओपन किसने जीता? तो इसको जीता डी गुकेश ने, और ये चेस से रिलेटेड है। ओके, सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है। ओके, अगला सवाल, 2022 में राष्ट्रमंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसको करेगा भारत। थर्ड वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में से जो शूटिंग है और चैंपियनशिप है इसको हटा दिया गया था मेन इवेंट में से, जिसके लिए भारत ने प्रोटेस्ट किया था। तो बाद में ये कहा गया कि एक अलग से इवेंट होगा और इस इवेंट की मेजबानी भारत करेगा। तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। और इसमें एक बात और है, वो बात क्या है कि जो इसमें जो भी पॉइंट या फिर जो भी इसमें पदक मिलेंगे उनको, जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं मेन, उसकी अंक तालिका में या पदक तालिका में जोड़ा जाएगा। लेकिन कब जोड़ा जाएगा? 1 हफ्ते के बाद। ओके, 1 हफ्ते जब हो जाएंगे तो उसके बाद इसको जोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद टैली होगी कौन सा देश कौन सी पोजीशन पे है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग नेता महाथिर मोहम्मद ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग ये जो है नेता थे, ये कौन से देश के थे? तो ये थे कहाँ के? मलेशिया के। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, संशोधित शस्त्र अधिनियम 1959 के नए नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता और प्रसिद्ध निशानेबाजों को छूट वाले वर्ग के तहत अधिकतम कितने हथियार रखने की अनुमति है? तो ये अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम अब 12 हथियार रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी कैटेगरी है कि अगर आप कोई प्रसिद्ध निशानेबाज हैं या पदक विजेता हैं किसी एक इवेंट के, ओके, तो आप अधिकतम जो रख सकते हैं वो 8 है। अगर आप 2 इवेंट के हैं तो आप 10 रख सकते हैं, और अगर आप 3 इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया, जीता है पदक, तब आप 12 रख सकते हैं हथियार। ओके, अगला सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में मोटेरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम का क्या नाम था? तो ये कहाँ पे आयोजन हुआ था? मोटेरा स्टेडियम में, जो कि अहमदाबाद में है, गुजरात में। ओके, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो इस कार्यक्रम का नाम था वो था नमस्ते ट्रंप। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अगला सवाल, आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूची को 7 साल तक क्रिकेट के सभी रूपों से प्रतिबंधित कर दिया है? तो आईसीसी ने प्रतिबंधित किया है, ओमान के खिलाड़ी हैं। और किस लिए? क्योंकि ये फिक्सिंग कर रहे थे, तो उसके आरोपों को इन्होंने खुद भी स्वीकार किया, जिसके बाद इनको यहाँ पे बैन कर दिया गया 7 साल के लिए। सरकार ने किस प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे भारत में 10 लाख स्मार्ट मीटर सफलतापूर्वक लगाए हैं? तो ये जो प्रोग्राम है ये है स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम। सेकंड वाला ऑप्शन सही है, SMNP इसको कहा जाता है। ओके, लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसे पहनाया गया है? तो ये बनी है एडलिन कॉस्टिलेनो। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है, ये बनी है लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020, जो कि भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे जो मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट होगा उसमें। 10वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो 10वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है ऋतिक रोशन को मिला है, उनकी फिल्म सुपर 30 के लिए। याद रखिएगा, सुपर 30 को बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड इसमें दिया गया है। ओके, अगला सवाल है,
शरत कमल साथियन जी ने ITTF वर्ल्ड टूर हंगेरियन ओपन में कौन सा मेडल जीता है? तो ये टेबल टेनिस का इवेंट है, इसमें जो है जीता है इन्होंने सिल्वर मेडल। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पहली बार खेले जाने वाले खेलो भारत शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया जो भारत के यूनियन खेल मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, इन्होंने किया। कैथरीन जॉनसन किस क्षेत्र से संबंधित थी जिनकी हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका? तो ये गणितज्ञ थी। ओके, नासा में ये काम करती थी, नासा मैथमेटिशियन थी, और इन्होंने नासा के जितने भी मिशन हुए हैं इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, सब में इनकी योगदान था या फिर इनकी हिस्सेदारी थी, बिना इनके वो मिशन पॉसिबल नहीं थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना वसाठी दिवेना योजना शुरू करी? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने ये छात्रों के लिए योजना शुरू करी है। अगला सवाल, जावेद अशरफ को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जावेद अशरफ को बनाया गया है फ्रांस का राजदूत। ओके, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का हाल ही में निधन हो गया? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति थे और काफ़ी इनका नाम था, 30 सालों तक लगभग इन्होंने राज किया था मिस्र पे, इनका हाल ही में निधन हुआ। बांग्लादेश संसद को संबोधित करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश की संसद को जातीय पार्लियामेंट या जातीय संसद कहा जाता है, जहां पे इनको भारत के पूर्व जो राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। और ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है, मतलब क्यों बुलाया गया है? क्योंकि जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, मुजीबुर रहमान, बंगबंधु मुजीबुर रहमान, उनकी 100वीं वर्षगांठ है, तो उसी के उपलक्ष्य पे बुलाया जा रहा है। जनवरी 2020 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य में डॉल्फिन की संख्या लगभग 1 वर्ष में आधी हो गई है। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो अभयारण्य है गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य, ओके, ये स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा में जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है उसके अंदर ये स्थित है। ओके, अगला सवाल है, 5 मार्च को किस जियो इमेजिनिंग उपग्रह को इसरो लॉन्च करेगा? तो इसका नाम है GSAT-1। पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अगला सवाल, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त रूप से एक्सरसाइज इंद्रधनुष के 5वें संस्करण की शुरुआत हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में हुई? तो ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम याद रखिएगा, इंद्रधनुष, ये भारत और यूके की जो रॉयल एयरफोर्स है उसके बीच में होती है। ओके, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस देश के राष्ट्रपति विन माइंट भारत की 4 दिन की राजकीय यात्रा पे नई दिल्ली पहुंचे हैं? तो विन माइंट हैं कहाँ के? तो ये हैं म्यांमार के। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये इंग्लैंड की कैप्टन है हीदर नाइट। चौथा वाला ऑप्शन सही है, जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बना लिया है। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत में प्रति यात्री शुल्क मुक्त राजस्व सबसे अधिक है? तो ये जो हवाई अड्डा है IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली का है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोस्ट गार्ड के 6वें अप तटीय गश्ती पोर्ट वज्र को चेन्नई में किसने लॉन्च किया? तो ये OPV-6 वज्र को लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया ने। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। केंद्र सरकार भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 का आयोजन 11-12 अप्रैल में कहाँ करेगी? तो इसको रेज 2020 का नाम भी दिया गया है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। कौन सी स्मार्टफोन कंपनी ने इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नेविएक तकनीक को अपने स्मार्टफोन में लाने के लिए सहयोग किया है? तो इसरो के साथ कोलैबोरेट किया है जो चाइना की कंपनी है शायोमी, उसने। अब वो अपने फ़ोनों में GPS की जगह नेविएक तकनीक का इस्तेमाल करेगी। ओके, किस देश की टेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे जीव की खोज की है जिसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती? तो ये जो टेल अवीव यूनिवर्सिटी है ये है इजराइल की यूनिवर्सिटी, और यहीं के रिसर्चर्स को ये जो जीव है मिला है, ये पहला ऐसा मल्टी सेल्यूलर जीव है जिसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, या कह सकते हैं जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर ये डिपेंड नहीं है। इसका नाम क्या है? हेनेगवा साल्मिनिकोला। ओके, ये एक पैरासाइट है। अगला सवाल है, किस टेनिस स्टार ने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा करी है? तो ये हैं मारिया शारापोवा, जिन्होंने अपने संन्यास की घोषणा करी है। अगला सवाल, ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसर वर्ल्ड लाइन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस भारतीय शहर में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन हुए हैं? तो डिजिटल लेन देन में टॉप किया है बेंगलुरु ने। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरे नंबर पे चेन्नई, तीसरे पे मुंबई, फिर पुणे है। ओके, ये लाइन से यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से मोड का या फिर कौन सा माध्यम इस्तेमाल हो सबसे ज़्यादा, तो नंबर 1 पे UPI, फिर डेबिट कार्ड, फिर IMPS, फिर क्रेडिट कार्ड।
टोटल 20 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन हुए साल भर में, जिसकी वैल्यू 54 ट्रिलियन रुपये में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित सबसे बड़े वितरण शिविर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता यंत्र और उपकरण वितरित किया? तो ये जो इसका आयोजन हुआ था प्रयागराज में। ओके, प्रयागराज में अभी तक का सबसे बड़ा वितरण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें जो दिव्यांगजन थे और जो वरिष्ठ नागरिक थे उनको सहायता यंत्र और उपकरण वितरित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओके, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसको दिया जाएगा जादव पेयांग को। जादव पेयांग ने ही, अगर आपको पता हो तो इन्होंने, ये पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने मैन मेड फॉरेस्ट बना दिया। मतलब 30 सालों में इन्होंने इतने पेड़ लगाए कि पूरा फॉरेस्ट इन्होंने तैयार कर दिया। ओके, 550 हेक्टेयर में इन्होंने पूरा फॉरेस्ट ही तैयार कर दिया और इसके लिए इनको बहुत प्रशंसा भी मिली है और इन्हीं को ये अवार्ड दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुमंत कथपालिया को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो सुमंत कथपालिया बने हैं इंडस इंड बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। किसे सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 एशिया पैसिफिक का अवार्ड दिया जाएगा? तो ये हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर नई शाखा खोलने का अपना प्रतिबंध हटा लिया है? तो बंधन बैंक पे ये प्रतिबंध लगा था। अब बंधन बैंक के ऊपर ये प्रतिबंध इसलिए लगा था क्योंकि जो इसके प्रमोटर्स थे उन्होंने जो अपना स्टेक है वो 40% पे नहीं लाया था। और ये आरबीआई की शर्त होती है कि 3 सालों में, जब आपने अपना यहाँ पे शुरुआत कर दी है बैंकिंग की, उसके 3 सालों में जो भी उसके प्रमोटर्स होते हैं उनको अपना स्टेक कम करके उस बैंक में 40% तक करना होता है। लेकिन इसके प्रमोटर्स का स्टेक 82% पे था, जिसकी वजह से कोई भी नई शाखा खोलने पे प्रतिबंध लगा दिया था आरबीआई ने। हालांकि अभी भी इनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने केवल 62% तक इसको कम किया है और कम करेंगे। इसमें एक शर्त ये भी है कि जितनी भी ब्रांचेस नहीं खोलेंगे उसमें से जो 25% ब्रांचेस होंगी वो अनबैंक्ड होनी चाहिए। मतलब वो ऐसे इलाके में खुलनी चाहिए जहां पे अभी तक कोई भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं, कोई बैंक नहीं, तो अनबैंक्ड एरिया में इनको खोलना है। ओके, देश में प्रचलित डिजिटलीकरण के स्तर को इंगित करने के लिए आरबीआई ने किस सूचकांक को लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो ये सूचकांक का नाम है, अगर शॉर्ट में देखें तो इसको डीपीआई कहा जाता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना याद है तो आप इसमें पहले में और तीसरे में कंफ्यूज हो जाएंगे, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, डिजिटल प्रोसेस इंडेक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला वाला है, डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। ओके, ये आरबीआई ने इसको लॉन्च करने की घोषणा करी है, जो कि इसी साल जुलाई 2020 से उपलब्ध हो जाएगा। अगला सवाल है, 24 से 26 फरवरी तक 9 वर्ष उत्सव लोसार त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ओके, अगर ये पूछे ये त्यौहार कहाँ का है तो लद्दाख का ये त्यौहार है, या फिर जो तिब्बत इलाका है वहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन इस साल ये त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगला सवाल, अमेरिका और तालिबान के बीच होने वाले शांति समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान किस देश के भारतीय राजदूत उपस्थित होंगे? तो भारत के राजदूत कौन से हैं? कतर के राजदूत हैं जो कि उपस्थित थे, क्योंकि अब जो डील है वो साइन हो चुकी है, पीस एग्रीमेंट जो है साइन हो चुका है अमेरिका और तालिबान के बीच में, और कतर के बुलावे पे ही भारत के जो राजदूत है वो वहाँ पे उपस्थित हुए थे। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने भारतीय स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल को शुरू करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो ये हाथ मिलाया है नेस्कॉम के साथ। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी दर कितनी है? तो भारत की जीडीपी दर तीसरी तिमाही में पहुंची है 4.7% पे। ओके, अगला सवाल, अरविंद कृष्णा को किस आईटी कंपनी ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो ये बने हैं आईबीएम के नए सीईओ, अप्रैल से कार्यभार संभालेंगे। विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नेपाल में अगले राजदूत बनेंगे भारत के। एकुशी पुस्तक मेला कहाँ का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विस्तारित पुस्तक मेला माना जाता है? यह है बांग्लादेश का पुस्तक मेला एकुशी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, जिन्होंने डोमिनिक थियम को हराया फाइनल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता यूएस की सोफिया केनिन ने। मोहम्मद अल्लावी को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये इराक के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मोहम्मद अल्लावी। प्रसिद्ध लेखक एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कंवल का हाल ही में निधन हुआ, वो किस भाषा के लेखक थे? तो ये पंजाबी भाषा के लेखक थे। ओके,
बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए किस अमेरिकी महिला ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ये है मिशेल ओबामा। किस संस्थान ने हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम या फिर जिसको युविका कहा जाता है कि दूसरे सत्र का आरंभ किया है, शुरुआत की है? तो ये इसरो का कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी, अब इसका दूसरा सत्र है। किस सरकारी कंपनी ने $750 मिलियन के सबसे बड़े एकल विदेशी मुद्रा ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये $750 मिलियन के ये मिले हैं, लेकिन ये पैसा इनको येन में मिलेगा। ओके, जापान की करेंसी में पैसा मिला है जिसकी वर्थ जो है वो $750 मिलियन के करीब है, और ये कंपनी है NTPC। किस खिलाड़ी ने कोलकाता में सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 203 किलोग्राम कुल वजन उठा करके स्वर्ण पदक जीत करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये कौन है? तो ये हैं मीराबाई चानू। ओके, पहला वाला ऑप्शन इसका सही। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और इन्होंने 2 बार में 88 + 115 में, मतलब 2 बार में ये वजन उठाया, 203 किलोग्राम का टोटल वजन, जो कि एक रिकॉर्ड है। 4 दिवसीय डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किसने किया, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 फरवरी शुरू हुआ? तो ये लखनऊ में शुरू हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी में डिफेंस एक्सपो, जो कि एक हर दूसरे साल पे होने वाला इवेंट हो गया है, और इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। और अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि 2020 का डेफ एक्सपो की थीम क्या थी, तो यह था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अगला सवाल है इसी पे आधारित डेफ एक्सपो पे की जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ड्रोन बनाने और बेचने के लिए बेंगलुरु की डायनामिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल की ये कंपनी है। ओके, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, IAI। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार सरकार ने अगले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात का लक्ष्य कितने अरब डॉलर तय किया है? तो $5 बिलियन तय किया हुआ है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, अगला सवाल, वैज्ञानिकों ने कहाँ के ग्लेशियर के नीचे गर्म पानी की खोज करी है? तो ये गर्म पानी खोजा गया अंटार्कटिक के ग्लेशियर्स के नीचे, जो कि अपने आप में काफ़ी चिंताजनक बात है। गर्म पानी खोजे जाने का मतलब वहाँ का तापमान गर्म हो रहा है, और ये भी दर्ज किया गया है कि इस बार जो अंटार्कटिक का सबसे गर्म तापमान था वो 18.3 सेंटीग्रेड था, जो अब तक का सबसे गर्म तापमान वहाँ पे दर्ज किया गया है, जो कि चिंताजनक बात है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अंटार्कटिक की बर्फ बहुत तेज़ी से पिघल रही है। इंडियन ऑयल कॉर्प ने किस तेल कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिससे इसे 2020 में 2 मिलियन टन या 40,000 बैरल प्रतिदिन क्रूड खरीदने का विकल्प मिलेगा? तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी है रॉसनेफ्ट। ओके, रशिया की ये कंपनी है, और इसके साथ समझौता इसीलिए IOCL ने किया है ताकि जो बीच में देखिए कभी इराक पे प्रतिबंध लग जाता है, कभी किसी देश पे, तो इससे भारत की जो तेल की सप्लाई उस पर कोई इफेक्ट ना हो। कैबिनेट ने किस राज्य में एक नया मेजर स्पोर्ट स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र के वाधवन में एक नया पोर्ट खुलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसमें भारत पहुंचा है, अगर आप पिछले साल का पूछा जाए तो पिछले साल से इस साल की आपसे तुलना पूछी जाती है कि पिछले साल की तुलना में इस साल भारत कौन से पोजीशन पे है, तो पिछले साल की तुलना में भारत इस साल 40वें पोजीशन पे पहुंच गया है। मतलब भारत जो है वो नीचे आ गया है, और इस बार हालांकि 53 देश थे, पिछली बार देशों की संख्या कम थी। इसमें टॉप किसने किया है? सबसे ऊपर है US, फिर UK, फिर स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी। भारत का स्कोर 38.46% रहा। किसने लॉन्च किया इस रिपोर्ट को? तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने। भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए किस देश ने निःशुल्क यात्रा को अब समाप्त कर दिया है? तो ये है भूटान। अब भूटान में जाने के भी पैसे देने पड़ेंगे। कर्क डगलस कौन थे जिनका 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे लेजेंडरी एक्टर, अभिनेता। किसे मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार भारतीय और वैश्विक भाषाओं से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं मनोज दास। कौन सी राज्य सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक अलग पहचान पत्र जारी करेगी? तो ये है राजस्थान की सरकार। बाल तस्करी, बाल श्रम और बाल यौन शोषण जैसी बुराइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मुक्ति कारवां नामक अभियान शुरू किया है? तो जो मुक्ति कारवां अभियान है इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है, इसकी शुरुआत 1997 से ही हुई है। ये कौन से राज्य में चलता है अभियान? तो ये राजस्थान में होता है। ओके, इसमें राजस्थान की पुलिस होती है, और साथ में ये जो अभियान है इसकी शुरुआत हुई है, कैलाश सत्यार्थी ने इसकी शुरुआत करी थी। उनका जो फाउंडेशन है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन, उसने इसकी शुरुआत करी है।
नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य के ध्रुवों की पहली बार तस्वीर लेने और अनुसंधान के लिए एक सोलर ऑर्बिटर को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये जो सोलर ऑर्बिटर है इसको किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा नासा और जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ईएसए जिसको कहते हैं, दोनों ने मिलकर के बनाया है इसको और इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो सूर्य के ध्रुव हैं, ध्रुव का मतलब जो पोल्स हैं, हम सामने से सूर्य को तो देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन पोल्स पे ऊपर और नीचे कैसा है सूर्य उसके लिए पहली तस्वीर लेने के लिए, जांच करने के लिए ये सोलर ऑर्बिटर भेजा गया है। इसको एटलस 5 रॉकेट से भेजा गया। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। बारामूला इको पार्क में 2 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? बिप्लब कुमार देव ने किया। क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन? क्योंकि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड का फेस्टिवल है, लेकिन इस बार जो यहाँ पे उद्घाटन हुआ है बारामूला इको पार्क में, ये त्रिपुरा में है। ओके। सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलने का फैसला किया। अब इसका क्या नाम होगा? तो जैसे अभी हमने देखा था मनोहर पर्रिकर के नाम पे बदला गया था संस्थान का नाम, वैसे ये वित्त से जुड़ा हुआ है तो इसका जो नाम है ये अरुण जेटली के ऊपर इसका रखा गया है नाम। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। इसी तरीके से जो विदेश सेवा का जो संस्थान है उसका नाम सुषमा स्वराज के नाम पे रखा गया है, याद रखिएगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 2020 का 5वां संस्करण 23 से 26 फरवरी 2020 तक सैलिसबरी के मैदान में आयोजित किया जाएगा या फिर आयोजित हुआ? तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजेय वॉरियर होता है। ओके। एक बार भारत में आयोजित होता है, अगले साल यूके में, तो इस बार यूके में हो रहा है। राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी को FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार मिला है? तो पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी को मिला है। ये कौन है? लाल रेम सियामी। ओके। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। इसी तरह आपसे पूछा जाए पुरुषों के लिए कि किसको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड मिला है FIH, तो ये मिला है विवेक सागर प्रसाद को। पहला वाला ऑप्शन सही है। एक और अवार्ड है जो कि पहली बार किसी भारतीय पुरुष को मिला है हॉकी में ही, FIH पुरुषों के प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये मिला है भारतीय हॉकी के जो कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, उनको ये अवार्ड मिला है। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को आधिकारिक रूप से क्या नाम दिया है? तो कोरोना वायरस का अब नाम हो गया है कोविड-19। तीसरा वाला ऑप्शन जो सही है, को बना है कोरोना वायरस से, यहाँ पे बना है, यहाँ पे वी आई आया है वायरस से और डी आया है डिजीज से, और 19 का मतलब है 2019। ओके। को से कोरोना, VI से वायरस, डी से डिजीज, 2019 के लिए 19। ओके। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? तो आदित्य मेहता ने इसको जीता है। किस भारतीय फिल्मकार की मूवी विलेज रॉकस्टार को असम की सरकार ने कक्षा 7 की अंग्रेजी की किताब का हिस्सा बनाया है? तो ये रीमा दास की जो मूवी है इसका नाम है विलेज रॉकस्टार, जिसको अब असम के क्लास 7th की अंग्रेजी की बुक में एक चैप्टर के रूप में शामिल किया जाएगा। हाल ही में किस संस्थान के पूर्व प्रमुख RK पचौरी का निधन हो गया? तो ये टेरी के प्रमुख थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारतीय मूल की सुएला ब्रावर्मैन को किस देश के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम की बनी है अटॉर्नी जनरल। भारतीय मूल के ऋषि सुनाक किस देश के वित्त मंत्री बने हैं? इसका भी आंसर वही है, ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम आप कह सकते हैं। मुंबई और पुणे के बीच भारत की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत किसने करी? नितिन गडकरी ने करी। ध्यान रखिएगा ये पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां तक है? मुंबई से पुणे के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल होने पर बधाई दी? मालदीव्स को फिर से शामिल होने पर बधाई दी। 2016 में मालदीव्स जो राष्ट्रमंडल है उससे अलग हो गया था, फिर से वापस आ गया है। फिक्की के सहयोग से भारत सरकार ने भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की शुरुआत की। इसमें कितने देश हैं भारत को लेकर के? तो भारत को लेकर के कुल 6 देश हैं। उनके नाम क्या हैं? इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगला सवाल, गोवा 2020 राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया है? तो ये है रूबी गुला। ओके। क्वीन ऑफ सस्पेंस के लेखक या लेखिका कौन है जिनकी हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये है मैरी हिगिंस क्लार्क। ओके। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 का 22वां संस्करण 7 से 9 फरवरी 2020 तक कहाँ आयोजित होगा? कोच्चि में इसका इस बार आयोजन हो रहा है, पिछली बार गोवा में हुआ था। विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो भारत ने जापान को पीछे किया है। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत आ गया है,
और तीसरे नंबर पे अब जापान चला गया है। लेकिन अभी भी चीन और भारत में अगर देखें तो बहुत अंतर है। चीन का 900 प्लस का कुछ का यहाँ पे उत्पाद है और भारत का 100 कुछ का है, तो बहुत अंतर है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार भारतीय नामांकन श्रेणी के तहत किसे प्रदान किया? तो कुष्ठ रोग के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, यह दिया गया डॉक्टर NS धर्मशक्त को। पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। कोल इंडिया की सब्सिडरी NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा केंद्र स्थापित किया है? तो इस केंद्र का नाम है सारस। ओके, फुल फॉर्म है इसकी साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट। किसने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के हिस्से के रूप में भारत के लिए एक नए बच्चों के संरक्षण कोष का अनावरण किया है? तो ये किया है प्रिंस चार्ल्स ने। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा देश अपनी जनगणना में पहली बार LGBT लोगों की गणना करेगा? तो ये देश है नेपाल। खराब मौसम में मछुआरों और अपतटीय तेल अन्वेषण उद्योगों और तटीय आबादी को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किस एजेंसी ने 3 नए अलर्ट सिस्टम या फिर कोरल अलर्ट सिस्टम कह सकते हैं इसको लॉन्च किया है? तो ये एजेंसी है INCOIS। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक अध्ययन के अनुसार किस शहर से बच्चों और महिलाओं की तस्करी की सबसे ज़्यादा घटनाएं देखी गई हैं? तो ये शहर हैं, 2 शहर हैं इसमें, मुंबई और कोलकाता। यहाँ पे सबसे ज़्यादा घटनाएं देखने को मिली हैं। वहीं अगर बात करी जाए महिलाओं को लेकर के, तो उसमें अगर राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। अनुभवी राजनयिक अजय बिसारिया को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अजय बिसारिया कनाडा के भारतीय उच्चायुक्त बने हैं। हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस या फिर जिसको वर्ल्ड वेटलैंड डे कहा जाता है, वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अभी आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी, वो फरवरी की नहीं जनवरी की न्यूज़ थी कि भारत की 10 वेटलैंड साइट्स को और यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। किसमें? रामसर साइट्स में। ओके, रामसर जो कन्वेंशन है वेटलैंड्स को लेकर के, उसमें 10 और साइट्स भारत की शामिल हो चुकी हैं और भारत में अब इस तरह की साइट्स की संख्या हो गई है 37। ओके, आपसे पूछा जाए इसकी थीम क्या थी इस बार की, तो वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है हर साल 19 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। पूरे विश्व में इस बार की थीम थी आई एम एंड आई विल। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार जो इस पे कार्यक्रम हुआ था उसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रीय कृमि रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको 10 फरवरी को मनाया जाता है। बच्चों की आंत में जो कीड़े पड़ जाते हैं उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है और उनको इस मौके पर अल्बेंडाजोल नाम की एक दवाई दी जाती है। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन हाकिम अजमल खान जो कि यूनानी स्कॉलर और सोशल रिफॉर्मर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए दिवस मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है हर वर्ष 20 फरवरी को। पहला वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपसे थीम पूछी जाए तो इस बार की थीम थी क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। मानव संसाधन विकास मंत्रालय मातृभाषा दिवस कब मनाएगा? या फिर इसी क्वेश्चन को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे अगर पूछा जाए वो कब मनाया जाता है? तो दोनों का आंसर वही है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसी के मौके पे वो रिपोर्ट निकली थी जिसको मैंने पहले बताया कि हिंदी तीसरी भाषा है। आपसे इस बार की थीम पूछी जाए तो यह है लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अभी मैंने बताया था, उसी के मौके पे अवार्ड दिया गया नीति कुमार को। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है क्यों मनाया जाता है इसी दिन? क्योंकि इसी दिन जो भारत के फिजिसिस्ट थे सर सीवी रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी 28 फरवरी 1928 को। उसी को कमेमोरेट करने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? वुमेन इन साइंस। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर तीसरे शनिवार को फरवरी के। ओके, इसकी एक डेट नहीं है, तीसरा जो भी शनिवार होगा फरवरी को उसी दिन इसको मनाया जाता है। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये था आखिरी क्वेश्चन इस पूरे करंट अफेयर का। मुझे उम्मीद है आपको करंट अफेयर काफ़ी अच्छे लगे होंगे, तो मैंने अपनी तरफ से बताने का प्रयास तो किया। बाकी अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा
और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की जिसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा तो आप इसको जरूर पढ़ के रखिए। 1 से 2 बार आप देखेंगे सारी चीजें आपको याद हो जानी है, फिर आपसे भूलेगा नहीं। क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के पूछेगा आप आंसर उसका बता लेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बड़ी मेहनत से जो वीडियो बनाया है आपके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप चाहते हैं इसका पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा 1 से 2 दिनों में। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ की अपडेट प्रॉपर मिलती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।